कमाई कम होने के कारण उसे घर का खर्चा चलाना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अपने परिवार को होली पर खुश देखना चाहता था, क्योंकि वैसे ही पिछले साल लॉकडाउन की वजह से उसे और उसके परिवार को ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ गया था और इसलिए वो सोचता है कुछ भी करके ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। और ये सोचकर वो सेठ जी की दुकान पर गया और सेठ जी से बोला, सेठ जी, कुछ भी करके आप मुझे कुछ ज़्यादा काम दीजिए, क्योंकि इस बार मैं होली बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। बालू की बातें सुनकर सेठ जी बोलते हैं, ठीक है, वो पीछे पड़ा हुआ रंगों का बैग दिख रहा है, अगर आज के आज तुमने ये बेच दिया तो इसमें से 20% पैसे मैं तुझे दूंगा। सेठ जी की बात सुनकर बालू खुश हो जाता है और जरा भी देर न करते हुए वो जल्दी से अपने काम में लग जाता है और बड़े ही मेहनत के साथ वो रंग बेचने में जुट जाता है। ले लो, रंग बेरंगी रंग ले लो, अरे होली का त्योहार है, ले लो ना रंग खरीद लो ना साहब। इस तरह से रास्ते पर खड़े रहकर हर किसी से रंग खरीदने की विनती कर रहा था। उसी समय रास्ते के बीच एक कार खड़ी रहती है और उसमें एक औरत बैठी हुई रहती है। वो औरत बहुत अमीर दिख रही थी। इसी वजह से बालू सोचता है कि शायद ये मैडम मेरे पास के कुछ रंग खरीद ले और जल्दी से गिरते दौड़ते उस कार के पास जाता है और उस औरत से बोलता है, मैडम जी रंग ले लो ना, बहुत ही अच्छे रंग है, ये रंग आपके स्टेटस को शोभा देगा मैडम जी, खरीद लो ना, और ये रंग लगाकर होली के दिन आपकी सेल्फी भी बहुत मस्त आएगी। इस तरह से अपने रंग बेचने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातें सुनकर वो औरत मुस्कुराती है और बोलती है, बताओ कितने का है? बालू बोलता है, सिर्फ 100 रुपए का है मैडम जी। फिर वो औरत बोलती है, और ये पूरा बैग? ये सुनकर बालू को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो चुपचाप उस औरत की तरफ देखता है। वो फिर से बोलती है, अरे ये पूरे रंगों की बैग कितने में है? ये सुनकर बालू खुश होकर बोलता है, मैडम जी 1500 रुपए। वो औरत झट से अपने पर्स से 2000 का नोट निकालकर बालू को दे रही होती है। ये देखकर बालू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बोलता है, मैडम जी क्या सच में आप ये सभी रंग खरीद रही हो? वो औरत बोलती है, हाँ ये लो पैसे और ये रंगों की पूरी बैग दे दो। बालू झट से अपने पीठ पर रखे बैग उस मैडम जी के कार में रख देता है। रुकिए मैडम जी, अभी पैसे मत दीजिए, पहले मैं देखता हूँ कि सेठ जी के पास 500 रुपए छुट्टा है या नहीं। और वो छुट्टा लेने के लिए सेठ जी के दुकान पर दौड़ते हुए जाता है और बोलता है, सेठ जी जल्दी से 500 रुपए दो। दुकान मालिक उसके पास पैसे देता है। वो पैसे लेकर वापस आ रहा होता है और सामने देखता है तो रास्ते पर उसे वो कार दिखाई नहीं देती और वो औरत भी दिखाई नहीं देती और उसका रंगों से भरा बैग भी। ये देखकर वो घबरा जाता है और रास्ते की चारों ओर देखता है, सभी जगह आजू बाजू ढूंढता है, लेकिन उसे वो औरत दिखाई नहीं देती। उसे समझ नहीं आता इतनी बड़ी गाड़ी में आई अमीर औरत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और उसे लगता है होली तो धूमधाम से नहीं हुई, उल्टा उसने अपना और सेठ जी दोनों का नुकसान करवाया है। और वो दुखी होकर नीचे बैठकर रोने लगता है। और कुछ देर बाद वो निराश होकर सेठ जी की दुकान पर जाता है और उन्हें बोलता है, मुझे माफ कर दो सेठ जी, मेरी वजह से आपका 1500 रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसा कहकर रोने लगता है। उसकी बात सुनकर सेठ जी उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, फिर इस बात पर तो तेरा 30% हिस्सा बनता है। बालू को समझ में नहीं आता कि सेठ जी क्या बोल रहे हैं। फिर वो बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। फिर सेठ जी बोलते हैं, अरे बालू, तूने जिस मैडम जी को अपना रंगों का बैग बेचा था, उन्होंने तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हमारे दुकान के नंबर का फोटो लेकर इंटरनेट बैंकिंग से उस पर पैसे भेज दिए हैं और कुछ ज्यादा पैसे देकर मैसेज करके बोला है कि ये पैसे तुझे और तेरे परिवार को होली धूमधाम से मनाने के लिए उनकी तरफ से है। ये सुनकर बालू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन
उस मैडम जी को धन्यवाद देता है। वो औरत चाहती तो वो बालू को उसी समय पैसे दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बालू की मदद तो करना चाहती थी, लेकिन उसने बालू की मदद करके कुछ एहसान किया है ये जताना नहीं चाहती थी, दिखावा नहीं करना चाहती थी। और गरीब अपाहिज बालू की होली धूमधाम से हो, यही उस भले औरत की कोशिश थी। एक चंदू नाम का लड़का था जिसे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छी और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाता था, लेकिन चंदू बहुत गरीब परिवार से था। उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते थे। उसके परिवार में माँ बाप, चंदू और उसकी बड़ी बहन गीता रहती थी। कुछ दिनों बाद 26 जनवरी आने वाला था और स्कूल में गणतंत्र दिन की स्पर्धाएं चल रही थी। 25 जनवरी को स्कूल में बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन था। चंदू को ड्राइंग करना बहुत पसंद था, इसलिए उसने ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसकी प्रैक्टिस करना चंदू ने शुरू कर दिया था। लेकिन उसके लिए उसे और कलर्स की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं थे। चंदू को और उसकी बहन गीता को 26 जनवरी के दिन स्कूल में पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए थे, क्योंकि उनके पास एक भी नया ड्रेस नहीं था। जो भी कपड़े थे वो बहुत पुराने हो गए थे और चंदू का स्कूल यूनिफॉर्म भी थोड़ा सा फट गया था। इसलिए चंदू और गीता अपने पिताजी के पास जाकर बोलते हैं, पिताजी हमें 26 जनवरी के दिन स्कूल में पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए। और चंदू बोलता है, पिताजी मुझे अपने ड्राइंग कंपटीशन के लिए कलर्स भी चाहिए। इस तरह से दोनों भाई बहन ने अपनी जरूरतें अपने पिताजी को बता दी, लेकिन उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन दोनों को नए कपड़े खरीद कर दे सके और चंदू को कलर्स दे सके। हर रोज मेहनत मजदूरी करके और घर का खर्चा चला के जो बचता था, उसकी पाई पाई जोड़ के उनके पास इतने ही पैसे थे कि वो मुश्किल से किसी एक को ही कपड़े खरीद कर दे सकते थे। इसलिए वो माँ बाप सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। अगर चंदू को कपड़े नहीं मिले तो वो नाराज हो जाएगा और गीता को कपड़े नहीं मिले तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन वो दिल से चाहते थे कि अपने दोनों बच्चों को कपड़े दिला सके और दोनों की जरूरतें पूरी कर सके, लेकिन गरीबी के कारण वो ये कर नहीं सकते थे। इसीलिए वो माँ बाप परेशान हो गए। फिर चंदू की माँ चंदू और गीता को बुलाकर समझाती है, देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी एक साथ दोनों को कपड़े खरीद कर नहीं दे सकते। उनके पास किसी एक के कपड़े खरीदने के ही पैसे हैं और मुझे लगता है कि अभी गीता को कपड़े खरीदने चाहिए, क्योंकि उसके कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं। और चंदू, तुम्हें किसी तरह से हम सिर्फ कलर्स ही खरीद कर दे सकते हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हारा शर्ट थोड़ा सा फटा हुआ है, उसे अच्छे से सिलवा कर और धुला कर तुम्हें पहनने को दूंगी। बेचारा बच्चा चंदू अपनी माँ बाप की परेशानी समझ जाता है और मान जाता है, ठीक है बोलता है। फिर किसी तरह पिताजी गीता के लिए नई ड्रेस और चंदू के लिए कलर्स लेकर आते हैं। गीता के हाथ में ड्रेस देते हुए पिताजी बोलते हैं, गीता, इस ड्रेस को 1 साल तक पहनना, क्योंकि साल भर अब मैं तुम्हें नई ड्रेस खरीद कर नहीं दे सकता। दोनों बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं और अपने अपने तैयारियों में लग जाते हैं। बेचारा चंदू तो अपने मनपसंद कलर्स देखकर ही खुश हो जाता है और पेंटिंग की प्रैक्टिस करने बैठ जाता है, क्योंकि कल उसका ड्राइंग कंपटीशन रहता है। उन्हें देखकर पिताजी खुश हो जाते हैं और सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। गीता अपना नया ड्रेस पहनकर आती है और चंदू को दिखाती है, और तभी गलती से चंदू की कलर बोतल गीता के ड्रेस पर गिर जाती है और गीता का पूरा ड्रेस खराब हो जाता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। गीता जल्दी से उसे धोने के लिए जाती है। घबराते हुए उसके पीछे चंदू जाता है। बहुत धोने के बाद भी कलर ड्रेस से निकलता ही नहीं, तो चंदू बोलता है, दीदी मुझे दिखाओ, मैं साफ करके देता हूँ। ऐसा बोलकर जोर से रगड़ता है और इस वजह से गीता का नया ड्रेस फट जाता है। यह देखकर गीता जोर जोर से रोने लगती है। चंदू उसे समझाता है, दीदी रो मत। गीता बोलती है,
इतनी मुश्किल से नई ड्रेस मिली है और ये भी फट गई। अब मैं 26 जनवरी के दिन स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। ऐसा बोलकर रोते रोते माँ और पिताजी को बताने के लिए जा रही होती है। चंदू घबराकर बोलता है, दीदी पिताजी को मत बताना, अगर पिताजी को बताया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी और तुम्हें दूसरी ड्रेस भी नहीं मिलेगी और मेरी तो पिटाई ही होगी। चंदू की बात सुनकर गीता पिताजी के पास नहीं जाती और अपने भाई को सजा मिलेगी इस वजह से वो चुप रहती है और पिताजी को कुछ नहीं बताती और चंदू से कहती है, ठीक है चंदू, तू कहता है तो मैं पिताजी को नहीं बताऊंगी कि मेरी नई ड्रेस फट गई है। फिर चंदू बोलता है, हाँ दीदी, लेकिन अब हम क्या करें? तुम्हारे पास 26 जनवरी के दिन पहनने के लिए नई ड्रेस नहीं है। तो गीता बोलती है, जाने दो चंदू, तो क्या हुआ अगर मैं 26 जनवरी के दिन नई ड्रेस पहनकर नहीं गई? तू तो अपने ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है ना, जा तू अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन चंदू को अपनी बहन को दुखी देखकर बहुत बुरा लगता है और वो भी निराश हो जाता है। दूसरे ही दिन मुन्ना की ड्राइंग कंपटीशन होती है और वो कंपटीशन में ड्राइंग करता है। सारे बच्चों में सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चंदू की ड्राइंग होती है। ड्राइंग कंपटीशन में चंदू का स्कूल में पहला नंबर आता है। मास्टर जी पूरे स्कूल के सामने चंदू का नाम घोषित करते हैं और बख्शिश लेने के लिए उसे मंच पर बुलाते हैं। चंदू का पहला नंबर आता है तो चंदू बहुत खुश हो जाता है और बख्शिश लेने के लिए मंच पर जाता है। बख्शिश में उसे बहुत अच्छी नई ड्रेस मिलती है। ड्रेस देखते ही चंदू निराश हो जाता है। वो खुश नहीं दिखता और कुछ सोचने लगता है। मास्टर जी इस बात पर ध्यान देते हैं कि चंदू बख्शिश पाकर खुश नहीं है और चंदू के पास जाकर उसे बोलते हैं, चंदू, तुमने सबसे सुंदर ड्राइंग बनाई है और इस वजह से तुम्हें बख्शिश भी मिला है, पर क्या तुम खुश नहीं हो? तब चंदू मास्टर जी से बोलता है, मास्टर जी, मुझे बख्शिश मिलने की खुशी जरूर है। मुझे बख्शिश में इतनी महंगी अच्छी नई ड्रेस मिली है, लेकिन इस ड्रेस की जरूरत मुझसे ज्यादा मेरी बहन को है, जिसे कल यानी 26 जनवरी के दिन पहनने के लिए ड्रेस नहीं है। मास्टर जी, क्या आप ये ड्रेस वापस लेकर मेरी दीदी के लिए नई ड्रेस दे सकते हैं? मुझे ड्रेस की आवश्यकता नहीं है। इतनी छोटी उम्र में चंदू का त्याग और अपने बहन के प्रति प्यार देखकर मास्टर जी को चंदू पर गर्व महसूस होता है। चंदू की समझदारी देखकर उससे प्रभावित होकर मास्टर जी चंदू और उसकी बहन गीता दोनों के लिए नई ड्रेस बख्शिश में देते हैं। ये देखकर चंदू बहुत खुश हो जाता है और मास्टर जी को धन्यवाद देता है और दौड़ते हुए अपनी बहन के पास जाता है और उसके हाथ में ड्रेस देता है। नई ड्रेस देखकर गीता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और दोनों खुशी से झूम उठते हैं। दोनों भी नई ड्रेस पहनकर गणतंत्र दिन बड़े ही खुशी से और बड़े ही प्यार से मनाते हैं। ये कहानी एक गरीब ऑटो वाले गंगाधर की है, जो इन दिनों लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान था। लॉकडाउन की वजह से उसकी कमाई लगभग बंद ही हो गई थी और फिर वो मेहनत करके जैसे तैसे अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ महीनों से सारे कामकाज बंद रहने की वजह से उसको घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ महीनों के लॉकडाउन में उसने जमा किया हुआ सारा पैसा खत्म हो गया था। उसके पास एक ऑटो था, वो भी किराए का था। उसका एक दिन का किराया 500 रुपये था और मकान का किराया भी अलग से। उसके लिए अपने परिवार को 2 वक्त का खाना जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। उसे अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार पैसे भी लेने पड़े। गंगाधर को ये सब कर्जा भी चुकाना था। ऐसे में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो घर चलाने के लिए क्या करे। कुछ दिनों बाद थोड़े समय के लिए लॉकडाउन हटा दिया गया। फिर गंगाधर ने अपना ऑटो सड़क पर निकाला, ये सोचकर कि अब ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसे कमाकर सबका कर्जा चुकाऊंगा। उसके घर का सारा राशन खत्म हो गया था, अब उसे किसी भी हालत में घर पैसे लाने थे। ऐसा सोचते हुए वो ऑटो लेकर निकल पड़ा। बेचारा दिन भर सवारी की खोज में ऑटो स्टैंड पर बैठा रहा, क्योंकि सड़क पर उतने लोग नहीं थे
जितने लॉकडाउन से पहले रहते थे। 4-5 घंटों के इंतजार के बाद उसे एक सवारी मिली। सवारी के उस आदमी ने गंगाधर को 100 रुपए दिए। उसे दिन भर में एक ही सवारी मिली, वो भी 100 रुपए की। महामारी के डर से लोग ऑटो में बैठ नहीं रहे थे। गंगाधर सोच रहा था कि जैसे तैसे लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन सड़क पर लोगों की सवारी पहले मिलती थी, वैसे अब क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा कैसे चलेगा? रात हो जाती है, फिर वो घर की ओर निकल पड़ता है। उसके ऑटो में पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। गंगाधर सोच में पड़ गया, अब मैं ये दिन भर में कमाए हुए 100 रुपए से अपने बीवी बच्चों के लिए राशन लेकर जाऊं या फिर अपने ऑटो का पेट्रोल भरूं, ताकि मैं दूसरे दिन सवारी पर जा सकूं। इसी द्विधा मनस्थिति में वो ऑटो चला रहा था। तभी उसका ऑटो एक कार से टकरा जाता है और कार को एक मामूली सी खरोंच आ जाती है। तभी उस कार से एक मोटा सा आदमी उतरता है जो कि बहुत अमीर दिखता है। उसके गले में सोने की चेन रहती है और वो गंगाधर को गुस्से से बोलता है, ए ऑटो वाला रुक! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को धक्का देने की? हाँ, चल पैसे निकाल, मुझे मेरे कार के नुकसान के पूरे 5000 रुपए चाहिए। बेचारा गंगाधर बोलता है, साहब गलती हो गई साहब मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे नहीं है साहब, मुझे जाने दो साहब। वो आदमी बोलता है, क्या पैसे नहीं है? तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप? तू जानता नहीं बेटा तूने किसकी गाड़ी ठोकी है, चल गाड़ी साइड में ले चल। गंगाधर बीच सड़क में हाथ जोड़कर उस आदमी से माफी मांगता है, फिर भी वो आदमी गंगाधर की एक नहीं सुनता। उस बेचारे पर दया करने की बजाय उल्टा उसकी कॉलर पकड़ के उसके जेब में से पैसे निकालता है। उसे सिर्फ उसकी जेब में 100 रुपए मिलते हैं, जो कि गंगाधर ने दिन भर में इतनी मुश्किल से कमाए थे। हाँ, सिर्फ 100 रुपए? हट साला भिखारी, मेरी इतनी महंगी गाड़ी का नुकसान कौन भरेगा? रुक, तुझे अभी दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। और वो आदमी अपनी गाड़ी की डिक्की में से एक रॉड निकालकर गंगाधर की ऑटो का कांच फोड़ देता है और बोलता है, अब हुआ ना हिसाब बराबर। ऐसा बोलकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। उस अमीर आदमी को गंगाधर से पैसे तो नहीं मिले, पर उस गरीब की ऑटो का नुकसान करके पता नहीं कौन सा सुकून मिला। गंगाधर अपनी टूटी हुई ऑटो लेकर जैसे तैसे वहां से निकल जाता है और ऑटो की टूटी हुई कांच देखकर सोचता है, पहले ही इस ऑटो के मालिक को इसका किराया देना बाकी है और अब ये टूटा हुआ कांच, अब इसका नुकसान मैं कहाँ से भरूं? सोचा दिन भर ऑटो चलाकर 4 पैसे कमाऊं तो ढंग से सवारी भी नहीं मिल रही। जो 100 रुपए मिले थे वो भी तो वो अमीर आदमी लेकर चला गया। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को क्या खिलाऊं? बेचारा ये सोचकर हिम्मत हार देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस लॉकडाउन में इस देश के बहुत लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से बुरी तरह से झिंझोड़ के रख दिया है। इस बुरे वक्त में हमें एक दूसरे की मजबूरी समझ के एक दूसरे का साथ देना चाहिए।